अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के देन ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि रशिया ने एक वैक्सीन बना ली और जैसे ही इनका फेज 1 कंप्लीट हुआ, इन्होंने सारी डिटेल्स पब्लिक में शेयर करना बंद कर दिया। डेंगू की वैक्सीन फिलीपीन में दी थी तो 3281 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे और 600 बच्चों की जान चली गई। बात यह है कि एक भी न्यूज चैनल ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर ही नहीं किया। रशियन वायरस का बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि एड्रीनो वायरस बेस्ड है, लेकिन इस चीज को छोड़ दे हो जाए जब एक्चुअल में वो वायरस आए उससे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है वैक्सीन आने से जो ऑलरेडी कोविड से बीमार है वो ठीक हो जाएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे सार्स कोव 2 भी बोलते हैं, ये एक वायरस है और इस वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं कोविड-19। अब इस बीमारी को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, पहला थेरेपी, दूसरा वैक्सीन। थेरेपी यानी जो आदमी बीमार है उसको हम ऐसी मेडिसिन बना के दे दें जिसे खा के वो ठीक हो जाए। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये अभी आउट ऑफ द बॉक्स है। काम चल रहा है वैक्सीन पे। वैक्सीन यानी जिस वायरस की वजह से वो बीमारी हुई है उस वायरस को इनएक्टिवेट करके बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए जब एक्चुअल में वो वायरस आए उससे लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है वैक्सीन आने से जो ऑलरेडी कोविड से बीमार है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को बचपन में ही वैक्सीन दे दी जाती है ताकि आगे चल के अगर कोई वायरस आए तो उनकी बॉडी प्रिपेयर रहे उससे लड़ने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, जिसका काम ये होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में वायरस आता है कोई, तो ये एंटीबॉडीज रिलीज करना चालू कर देता है। वो एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़ती हैं। वैक्सीन भी इसी तरीके से काम करती हैं। इनएक्टिवेटेड वायरसेस को हमारी बॉडी में डाला जाता है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज रिलीज करे और हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाए उस वायरस से लड़ने के लिए। अब ये जो कोविड-19 बीमारी है ये पैंडेमिक बन चुकी है। बीमारियों के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक और फाइनल स्टेज होती है पैंडेमिक। एंडेमिक में जो बीमारी होती है वो रीअकर करती है, जैसे कि मलेरिया। हर साल लोग मरते हैं मलेरिया से, लेकिन वो फैलती नहीं है, विद इन कंट्री रहती है। एपिडेमिक में जो बीमारी होती है वो एक कंट्री से 3-4 कंट्रीज तक पहुंच जाती है, जैसे कि इबोला, सार्स, मर्स, ये सब एपिडेमिक थी। कोविड भी जब 3-4 कंट्रीज तक पहुंचा था तो उसको एपिडेमिक ही बोला जाता था। पैंडेमिक में बीमारी पूरे वर्ल्ड तक पहुंच जाती है, जैसे कि कोविड इस समय पैंडेमिक है। इससे पहले भी पैंडेमिक के केसेस हुए हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, ये एक पैंडेमिक बन गया था। पिछले 150 सालों से अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। HIV, डेंगू, मलेरिया, एड्रीनो वायरस, राइनो वायरस, ये सब बीमारियां हैं जिन पे आज तक वैक्सीन नहीं बनी है। और जो सबसे तेज वैक्सीन बनी है वो 4 साल में बनी है। जब भी इस तरीके की बीमारी आती है तो पूरे वर्ल्ड में एक होड़ सी मच जाती है कि कौन उसकी वैक्सीन पहले बनाएगा। अगर मैं इस करंट सिचुएशन की बात करूं तो 165 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो इस कोविड की वैक्सीन पे काम कर रही हैं और 32 ह्यूमन ट्रायल्स पे पहुंच चुकी हैं और 7 ऐसी हैं जो फाइनल स्टेज पे हैं। और वो भी ये तब पॉसिबल हो पाया जब चाइना में जनवरी के मंथ में कोविड बहुत पीक पे था, तो चाइनीज साइंटिस्ट ने 11 जनवरी 2020 को इस पर्टिकुलर वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस पब्लिक कर दिए थे ताकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन आके इस पे काम कर सकें। वैक्सीन बनाने में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला एकेडमिक रिसर्च, दूसरा है प्री क्लिनिकल, तीसरा है क्लिनिकल ट्रायल, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग और पांचवा है अप्रूवल। पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन पे काम कर रही हैं वो स्टेज 3 पे हैं, यानी क्लिनिकल ट्रायल वाले स्टेज पे हैं। और इस क्लिनिकल ट्रायल के भी 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 में मेन फोकस सेफ्टी पे रहता है और इसी वजह से पेशेंट की बजाय हेल्दी जो लोग होते हैं उनके ऊपर ये ट्रायल होता है और 20 से 80 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है और 70% चांसेस रहते हैं इस फेज के सक्सेसफुल होने के। फेज 2 में पेशेंट जो होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है और 100 से 500 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है। 33% चांसेस होते हैं फेज 2 के सक्सेसफुल होने के। फेज 3 में 500 से 3000 लोगों को वैक्सीन दी जाती है और इसका मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे के उनका डेटा कलेक्ट किया जाए। एक फेज 4 भी होता है जब मार्केट में दवाई आ जाती है तो कैसे बिहेव कर रही है और क्या साइड इफेक्ट है उसके, वो डेटा कलेक्ट करता है। क्या रशिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने वैक्सीन बनाई है? टेक्निकली अगर आप देखोगे तो चाइना ऑलरेडी एक वैक्सीन बना चुका है अपनी आर्मी के लिए, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, और जो रशिया है वो सबके लिए क्लेम कर रहा है। तो किसको पहले कंसीडर करना है ये आपके ऊपर है। जब इन वैक्सीन पे काम चल रहा होता है तो WHO बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग रखता है इन सारी वैक्सीन पे और उसने 21 ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट जारी की जो फाइनल स्टेज पे थी वैक्सीन बनाने के। उसमें रशियन वैक्सीन का कहीं नाम ही नहीं था। देन ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि रशिया ने एक वैक्सीन बना ली है। मार्च में फर्स्ट फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स जिन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किए थे वो आज की डेट तक फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और वहीं रशिया ने जुलाई 15 को अपने फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट किए और जुलाई 13 को उसने फेज 2 के क्लिनिकल स्टार्ट कर दिए और अगस्त 3 तक उन्होंने अपने सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए। और जैसे ही इनका फेज 1 कंप्लीट हुआ, इन्होंने सारी डिटेल्स पब्लिक में शेयर करना बंद कर दी। WHO की गाइडलाइंस कोई फॉलो हुई नहीं इस केस में
और WHO ने मल्टीपल टाइम्स इनसे डिटेल मांगी कि आप डेटा प्रोवाइड करा दीजिए, लेकिन इन्होंने डेटा दिया नहीं। अगर आप अभी सर्च करेंगे गूगल पे टॉप 10 वायरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, जो भी रिजल्ट आएंगे 10 आपके पास, उन सब के आप अगर इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखेंगे इस रशियन वैक्सीन के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि कितना सीरियस है ये। अब पुतिन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने ये वैक्सीन अपनी बेटी के ऊपर भी ट्राई करी है और वो सक्सेसफुल रही है। अब उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। कौन सी बेटी के ऊपर किया ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, और कहाँ पे ये ट्रायल हुआ कोई भी डिटेल्स इसके बारे में दी नहीं गई। इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक वी। जब 4 अक्टूबर 1957 में रशिया ने सारे देशों को पीछे छोड़ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजी थी, तो उसका नाम भी स्पुतनिक रखा था और इसका स्पुतनिक वी रखा है। तो ये ह्यूमैनिटी सर्व करने से ज़्यादा एक प्राइड की बात हो गई है रशिया के लिए। इन सब चीज़ों को देख के एक चीज़ तो क्लियर है कि रशियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्दबाजी में इस वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत ही कम रिजल्ट्स में रशियन गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन ले लिया। और हमने पास्ट में देखा है कि जब भी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही खराब रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप डेंगू की वैक्सीन से ले सकते हैं। जब बहुत ही कम रिजल्ट्स के बेसिस पे गवर्नमेंट ने डेंगू की वैक्सीन फिलीपीन में दी थी, तो 3281 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे और 600 बच्चों की जान चली गई थी। तो ये इतना डेंजरस हो सकता है। अगर आप एक्चुअल में कंपेयर करोगे तो जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है वो इकलौती इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड में। अब इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती हैं इसमें वायरस डेड फॉर्म में होता है, तो ये ज़्यादा सेफ मानी जाती हैं। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है जैसे कि बच्चे और बूढ़े, उनके ऊपर भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि डेड वायरस रहता है, स्टोरेज बहुत इजी रहता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि एक भी न्यूज़ चैनल ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर ही नहीं किया। रशियन वायरस का बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि एड्रीनो वायरस बेस्ड है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। इस रेस में अगर कोई वैक्सीन आगे चल रही है तो वो है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, जो सारे रूल्स फॉलो कर रही है और बहुत ही रिलायबल मानी जा रही है। फेज़ 1 में जहां 20 से 80 लोगों को ट्रायल होना चाहिए था, इन्होंने 1071 लोगों पे ट्रायल किया। और फेज़ 2 में इन लोगों ने 10,000 लोगों पे यूके के अंदर ट्रायल किया। और फेज़ 3 में ये लोग 30,000 लोगों पे ट्रायल करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में ट्रायल्स स्टार्ट भी हो गए हैं और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक ये वैक्सीन आ जाएगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में